हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंस बैच में। साथियों, इस बैच का आज हमारा 55 लेक्चर है। इससे पहले हम 54 लेक्चर इस बैच में कवर अप कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस और जो लोअर पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो यूनिट दी गई है, यूनिट में जितने भी टॉपिक या सब टॉपिक हैं, जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम पूरे इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अभी तक जैसे हमने जीएस पेपर 2 स्टार्ट किया था, तो साथियों जीएस पेपर 2 में हमने जो है अगर जीएस पेपर 2 की बात करें, जीएस पेपर 2 में हमने जो यूनिट दी गई थी 10 पॉलिटी की और लोअर की लगभग 8 थी, तो इससे लगभग हमने 150 प्रश्नों का अभ्यास किया और पूरा सिलेबस एक्स वाई जेड पूरा सिलेबस हमने किया। इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे, इसका प्रिंटेड मैटर आपको प्रोवाइड कराया गया था और पूरा इसका जो रिसोर्सेज है, पूरा जो इसका रिसोर्सेज है वो सारा हमने कवर कराया था। ठीक है, सारा कवर कराया था। ठीक, तो ये बात हुई। तो इसके अलावा हमने जीएस 2 हमने कवर कर लिया इसमें। बाकी अभी जो नए स्टूडेंट हैं, अगर जिनका अभी आंसर की आ गई है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स लगभग 99 या 98 या फिर 100 के आसपास है, तो और जनरल कैटेगरी से। बाकी देखिए ईडब्ल्यूएस की ओबीसी कट ऑफ लगभग एक आध नंबर ही कम है और अदरवाइज सेम ही जा रही है प्री की कट ऑफ। तो इतने के आसपास है, 97 अगर है, तब जो क्वेश्चन देख लें कि जो क्वेश्चन देख लें जो डाउटफुल है। ठीक है, आपका क्या है, कभी आंसर की चेंज होकर के उनके क्वेश्चन चेंज किए जाए या डिलीट करे जाए, लगभग 97 से जिनके ऊपर है वो तैयारी में लग जाए मेंस की। ठीक है, बाकी अभी अगर हमारे बैच से जुड़ना है तो अभी तक जितने भी ये लेक्चर कराए गए हैं, जितने भी अभी तक हमने ये लेक्चर कराए हैं, वो सब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, प्रिंटेड मैटर, उनकी कॉपी भी चेक हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप रेगुलर यहाँ से करेंगे और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 95 28 33 47 22 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। ये आज का है अपर पीसीएस लोअर पीसीएस पेपर 1 यूनिट। ये है अपर पीसीएस यूनिट 2, लोअर पीसीएस यूनिट 2। तो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग हमने 6 प्रश्न कर लिए हैं, 6 से 6 प्रश्न कर लिए हैं, 2 यहाँ, तो लगभग 30-40 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के भी हम करेंगे। एक भी प्रश्न इसका नहीं छोड़ेंगे। यह है 1857 के युद्ध के बाद कंपनी की नीतियां। तो देखिए इसमें ये हमने देखा कि ये टॉपिक हमारा चल रहा है अपर पीसीएस की जो यूनिट है, पहली वाली यूनिट 2 जीएस पेपर 1। इसके अलावा लोअर का मॉडर्न हिस्ट्री की जो दूसरी यूनिट है मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमने कवर कर लिया। आर्थिक नीति भी हमने कवर कर ली। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं ये आर्थिक नीति प्रमुख उनकी नीतियां, ये वाला टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है ये टॉपिक। 1857 के पश्चात ब्रिटिश शासन को एक नवीन चरण की शुरुआत हुई, क्योंकि अब ब्रिटिश पूर्व की नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे। उक्त कथन के आलोक में 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई, यहाँ लिखना आप आलोचनात्मक टिप्पणी, ये आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक। ठीक है, मूल्यांकन कीजिए। तो ये कह रहे हैं साहब 1857 के पश्चात ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश शासन है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको आंसर लिखना है, जब भी आपको आंसर लिखना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपको आंसर लिखना है आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो 1857 के पश्चात ब्रिटिश शासन के एक नवीन चरण की शुरुआत हुई, नवीन चरण की शुरुआत हुई, क्योंकि अब ब्रिटिश पूर्व की नीतियां के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। एक नवीन चरण की शुरुआत हुई। उक्त कथन के आलोक में 1857 के पश्चात सरकार द्वारा अपनाई गई नई आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, नई आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1857 के पश्चात ब्रिटिश शासन के एक नवीन चरण की शुरुआत हुई, क्योंकि अब ब्रिटिश पूर्व नई नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ आपका, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है क्या हुआ, नई नीतियां ब्रिटिश सरकार ने लागू की, नई नीतियां लागू की, उनकी हमें आलोचना करनी है। आलोचना का मतलब ये है साथियों, बुराई करनी है। ठीक है, आलोचना का मतलब बुराई करती है। जैसे आपने सुना नहीं, कोई किसी ने किसी को चढ़ा दिया,
आलोचना क्या है, आलोचना मतलब बुराई करनी है हमें, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है आलोचना करनी है। और याद रखें, मान लीजिए ये तो हम जीवन से भी सीख सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने किसी के खिलाफ चढ़ा दिया, ठीक है, आलोचना, तो चढ़ाने में नहीं आना है, ठीक है ना, विवेक से काम लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। चलिए साहब, देखिए इंट्रोडक्शन इसका, आप देखिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। और यही देखिए, औपनिवेशिक शोषण, दमनकारी नीतियों, भारतीय संस्कृति में आंतरिक हस्तक्षेप एवं क्षेत्र विस्तार की अंग्रेजी नीतियों के कारण 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो संभवतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक क्षणों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के बाद भारत शासन में व्यापक तौर पर विधायी और प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनके उद्देश्य से ब्रिटिश शासन को और अधिक सुदृढ़ और स्थायी बनाना था। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें आप, मैं यहीं पर इसका परिचय लिख देता हूँ। देखिए कहने का मतलब यह है, जो औपनिवेशिक शोषण है, दमनकारी नीति है, तो भारतीय संस्कृति में आंतरिक हस्तक्षेप है, और जो क्षेत्र विस्तार की अंग्रेजों की नीतियां हैं, नीतियों के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो ये तो मैंने आपको बताया था किस कारण से हुआ था। तो सबसे पहले आपको यही मैंने आपको बताया था कि जो 1857 का विद्रोह है वो किस कारण से हुआ था। तो आप एक हेडिंग लिख देंगे कि साहब औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक शोषण, दमनकारी नीति, दमनकारी नीति, भारतीय संस्कृति में आंतरिक हस्तक्षेप। कल साथियों आपकी क्लास नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी उचित नहीं था, और इसी कारण से मैं आपकी कल क्लास नहीं दे पाया था। ठीक है, तो उसके लिए खेद है। और मैंने हालांकि जो प्रिंटेड मैटर है और शॉर्ट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिए थे ग्रुप में, तो आपने उसको देख करके आंसर लिख दिए होंगे। और आज भी तबियत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन इतनी है कि मैं आपका जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो बाकी जो वीडियो रही है, अगर मान लीजिए किसी को क्वेश्चन जो समझ में ना आए हो, तो मैं वो मुझे बता देना आप ग्रुप में, तो फिर मैं उसकी भी वीडियो एक रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर आ गया होगा समझ में तो फिर साथियों कोई बात नहीं। ठीक, आर्थिक शोषण, दमनकारी नीति, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप आंतरिक हस्तक्षेप एवं क्षेत्र विस्तार में अंग्रेजों की नीति, विस्तार में अंग्रेजों की नीति के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। ये हमने लिख दिया पहले कि साहब 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। आर्थिक औपनिवेशिक शोषण था, ठीक है, दमनकारी नीति थी, दमनकारी नीति थी, भारतीय संस्कृति में आंतरिक हस्तक्षेप था, और क्या था, हस्तक्षेप था, और विस्तार में नीति के कारण, और जो क्षेत्र जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, इसके कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, अब आगे लिखिए, जो और लगभग देखिए लोअर पीसीएस का परीक्षा जो हुई है हमारे ग्रुप में, जो प्रीलिम्स की परीक्षा पास की है लोअर पीसीएस के छात्रों ने, और एक बेहद मेरे लिए भी खुशी है, लगभग लगभग 50 में से 28 बच्चों के मार्क्स 97 से ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 25 विद्यार्थियों के इतने हैं, और लगभग जो क्लियर कट उनका प्रीलिम्स हो रहा है, लगभग 22-23 अभ्यर्थियों का प्रीलिम्स है, और मुझे पूरी उम्मीद है 22 के 22 ये मेंस भी पास करेंगे। लेकिन वैसर्त है लगातार मेहनत करें, और ये आंसर राइटिंग जो हम दे रहे हैं ये करते रहें। ठीक है, और एक अच्छी चीज है, और लगभग 50% या 35% बच्चों का प्रीलिम्स क्रैक होने जा रहा है। ठीक, तो आगे देखिए इसमें क्या लिखना है। अब तो हमने बताया 1857 विद्रोह क्यों हुआ, इसके अलावा जो संभवतः, हम आगे लिखिए, आगे देखिए इसमें लिखिए 1857 के बाद, 1857 के बाद भारतीय परिस्थिति को देखते हुए, लिखते चले, भारतीय परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने व्यापक तौर पर, साथ ही व्यापक तौर पर विधायी विधायी प्रशासनिक परिवर्तन किए। ठीक है, तो पहले हमने बताया इंट्रोडक्शन में 1857 विद्रोह क्यों हुआ, उसके बाद हमने बताया 1857 के बाद में जो भारतीय परिस्थिति थी उनको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या काम किया, व्यापक तौर पर विधायी और प्रशासनिक परिवर्तन किए। ठीक है, अब देखिए, अब 1857 के बाद जो परिवर्तन किए गए उसके कुछ सकारात्मक बिंदु है, बाद में हम बुराई करेंगे। आलोचना का मतलब बुराई, जैसे बुराई नहीं करते एक दूसरे की, जैसे एक दूसरे की बुराई करते हैं, खासतौर पर ये
बुराई वाला जो सिस्टम है, आप देखते होंगे जो मोहल्ले चौराहे पर आप बैठे रहते हैं तो आवाज आती रहती है, जो महिलाओं के सिस्टम में ज्यादा चलता है, ठीक है, तो वही हमें बुराई भी करनी है ये, ठीक। तो देखिए इसमें पहला 1857 के विद्रोह में अपनाई गई सकारात्मक नीति। तो पहला 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग करने के बजाय ब्रिटिश शासन के नजदीक लाने की योजना बनाई। मतलब जो इसमें लिखे नंबर 1, जो रियासतें थी, रियासतों के लिए इन्होंने अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई 1857 के विद्रोह के बाद, अधीनस्थ संघ की नीति। और इसमें क्या किया इन्होंने साथियों, इन्होंने क्या काम किया, देशी रियासतों को दूर नहीं किया, अपने और मिलाने का प्रयास इन्होंने किया। देशी रियासतों को अपने नजदीक लाने का प्रयास किया, तो उसे कहते हैं अधीनस्थ संघ की नीति रियासतों के लिए। इसके बाद देखिए साथियों है प्रशासनिक परिवर्तन। क्या किया इन्होंने, ये सकारात्मक हम देख रहे हैं। प्रशासनिक परिवर्तन, भारतीय सरकार अधिनियम 1958 द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका भारतीय सरकार अधिनियम 1958 था। तो इसमें देखिए क्या किया गया, भारत में शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दी। तो पहला इसमें क्या काम किया, जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया, ब्रिटिश क्राउन को शासन दे दिया, ठीक है। तो वो क्या कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को शासन किया। साथियों इसमें 1858 में प्रशासनिक परिवर्तन हमने क्या किया, 1858 के बाद हमने क्या काम किया, जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया, यानी जो शासन था वो हमने ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा हम बात करें नंबर 2, अब कंपनी नियंत्रण बोर्ड के स्थान पर एक परिषद बनाया, भारत परिषद, एक परिषद बना दिया। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा। भारत परिषद ये कहाँ था, ये ब्रिटेन में था, 15 सदस्य, ठीक है। तो भारत शासन एक 15 सदस्य हमने क्या बना दिया, एक सलाहकारी बोर्ड बना दिया जिसे भारत सचिव देखता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसने वायसराय के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। तो इसने क्या काम किया, वायसराय के लिए भी इसने क्या कहा, वायसराय के लिए भी इसने क्या काम करा, कार्यकारी परिषद का निर्माण किया साथियों, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट में क्या, अच्छा देशी रियासतों के लिए इन्हें क्या किया, कि अधीनस्थ संघ की नीति यानी उन्हें पास लाने का काम किया, ठीक है। तो देखिए याद रखना है अपने जीवन में भी, अगर कोई दूर जा रहा है, ठीक, उसे पास लाने का प्रयास करना है। अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति का क्या मतलब है, उसे जैसे उसे कुछ जैसे उसे समझाइए, ठीक है। अब ऐसे अंग्रेज करते थे, उसे समझाइए, ठीक, समझ में नहीं आ रहा तो धमकी दीजिए, धमकी नहीं आ रहा तो कुछ योजना बनाइए, तो चारों तरफ से उसे घेर लीजिए और उसे किसी भी तरह से जाने नहीं देना है, ठीक। अगर आपका उससे कहते मतलब जो है आपका उसकी जरूरत है तब, चलिए साहब। तो अंग्रेज भी ऐसी करते थे, अधीनस्थ संघ की नीति का उन्होंने पालन किया। दूसरा है प्रशासनिक परिवर्तन। प्रशासनिक परिवर्तन में भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा इन्होंने क्या कहा, जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन में गया और भारत परिषद के 15 सदस्य, जो भारत संघ थे उनके जो 15 सदस्य थे, सचिव के नेतृत्व में इन्होंने क्या काम किया, ब्रिटेन में एक सचिव था, उसके नेतृत्व में भारत सचिव इसे बोलते थे, 15 सदस्य ये सलाह देने के लिए था, ठीक। और एक वायसराय क्या था, कार्यकारी परिषद उसके लिए बनाई गई, ठीक है। चलिए साहब, अभी तक हम क्या कहते थे, इसे गवर्नर जनरल कहते थे, अब इसे हम कहेंगे वायसराय। चलिए तो पहला हुआ ये। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में देखिए इसमें साथियों क्या परिवर्तन के, नंबर 1 प्रांत से संबंधित, रियासत देखी, प्रशासनिक देखी, अब देखिए प्रांतीय संबंध। तो प्रांतीय प्रशासन से हमने क्या करा, 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। इसमें कहा गया कि केंद्र के समान विधान परिषदें बंबई, मद्रास, बंगाल में और फिर अन्य प्रांतों को स्थापित की जानी चाहिए। यानी कि इसमें विकेंद्रीकरण हुआ। जब साथियों याद रखना है, जब विद्रोह होगा तो आपको अगर विद्रोह होता है, आपके जीवन में विद्रोह होता है या फिर कहें कि एक रियासत का विद्रोह होता है, ठीक, तो झुकना भी चाहिए। मतलब अगर आपको भले ही आपकी गलती ना हो और उसके बावजूद भी आपको अगर झुकना चाहिए तो अगर झुकना पड़ता है तो झुक जाइए, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या काम किया, इन्होंने क्या, इनकी तो खैर गलती थी, ये तो तब झुके। तो 1861 में अधिनियम विकेंद्रीकरण में शुरुआत हुई। इसमें कहा गया कि केंद्र के समान विधान परिषद बनेगी, कहाँ, बंबई में और साथ ही मद्रास में और बंगाल में, ठीक है। तो क्या बनेंगी, इसमें विधान परिषदें बनेंगी। इसका मतलब आप देख रहे हैं 1857 के विद्रोह के बाद ये डर गए, कौन, अंग्रेज, क्योंकि इनकी गलती थी, ठीक। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्हें पता कि यार फिर विद्रोह होगा, तो उन्होंने शक्ति देनी स्टार्ट की जो नीचे वाले प्रांत है उन्हें, जिनसे वो खुश रहे, ठीक। आगे देखिए
1870 तक इन्होंने जैसे पुलिस भी प्रांतों के हाथ में दे दी, जेल प्रांतों के हाथ में दे दी, शिक्षा प्रांतों के हाथ में दे दी, और कुछ कुछ सड़क वाले निर्माण कार्य भी प्रांतों के हाथ में ऐसे चीजें दे दी। इसके अलावा देखिए नंबर 3 पर कुछ कानून, जो टैक्स लेने के अधिकार भी, जैसे भूमि राजस्व से टैक्स लेने के अधिकार भी इन्हें दे दिए। उत्पाद शुल्क भी ये वसूल सकते थे, और एक सामान्य प्रशासन भी ये जो है सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसे भी जो हस्तांतरण विषय थे इन्हें दे दिए गए। नंबर 4 पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा 1882 में क्या किया गया, प्रांत जैसा आज होता है ना, वित्तीय आपने सुना होगा एक कमीशन है वित्त आयोग, वो करता है ना स्टेट और सेंट्रल के बीच में राजस्व का विभाजित, ऐसी साथियों इसमें क्या काम किया, इसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य क्या किया, राजस्व के स्रोतों का विभाजन किया। तो पहला क्या है, विकेंद्रीकरण किया। दूसरा क्या है, 1870 में पुलिस, जेल, शिक्षा, सड़क से संबंधित काम किए। तीसरा क्या है, टैक्स में भूमि, उत्पाद शुल्क, प्रशासन और कानूनी जैसे काम किए। अगला क्या है, चौथा 1882 में केंद्र प्रांत के मध्य स्रोतों के विभाजित का काम इन्होंने किया, ठीक है। फिर है स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय के लिए इन्होंने क्या किया, सरकार ने नगर पालिका और जिला बोर्डों के माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देकर प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया। तो इन्होंने नगर पालिका और जिला बोर्ड के माध्यम से, जो नगर पालिका है और जो जिला बोर्ड है उसके माध्यम से भी इन्होंने क्या काम किया, इसका विकेंद्रीकरण किया, इन्हें सरकार को प्रमोट किया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 18 नंबर 2 पॉइंट देखिए, 1882 में रिपन के प्रस्ताव से, 1882 में रिपन के प्रस्ताव से जो रिपन का प्रस्ताव था, उसको उसको क्या काम किया, जो रिपन का प्रस्ताव था निकाय को मजबूत बनाया। तो कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब तो ग्राउंड लेवल पे शक्ति दे रहे हैं। मैंने आपको बताया सीधा सा यही है। आप अपने जब भी आप पढ़ें तो अपने व्यक्तिगत जीवन या फिर इसे जीवन में समझें। मान लीजिए आपको किसी को रोकना है, ठीक है, और आपकी गलती नहीं है, ठीक, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे उसमें सुधार करने पड़ेंगे कि कुछ को झुकना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के ये, ठीक। और मान लीजिए आपकी गलती है और आपको लगता है कि विद्रोह कर सकते हैं, तो भी क्या करना पड़ेगा, इस तरह से झुकना पड़ेगा। चलिए साहब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें हमने देख लिया। इसके अलावा भारतीय रियासत मैंने आपको बता दिया, भारतीय अधीनस्थ संघ की नीति इन्होंने अपनाई, ठीक है। अब देखिए धार्मिक नीति क्या थी इनकी, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक नीति, धार्मिक मामलों की नीति। इन्होंने क्या काम किया, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप, यानी कि धार्मिक मुद्दों पर ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, धार्मिक मुद्दों पर अब बोलेंगे नहीं, क्योंकि धार्मिक के कारण ही, जिसमें गाय का जो चर्बी थी और टिक की चर्बी थी, उसमें जो राइफल में 1857 के विद्रोह में जब हुआ, तो जब ये चीजें उसमें थी, तो इस वो धर्म से तो संबंधित है, इसलिए इन्होंने क्या काम किया, इसका जो है त्याग कर दिया कि हम अब हम इसके बारे में, धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी देखिए आलोचना, देखिए साथ, आलोचना किस प्रकार से की जाती है, तो इसकी जो आलोचना है, नंबर 1, ब्रिटिश परिवर्तन भारतीयों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के वास्तविक इच्छा के बजाय स्वहित से प्रेरित थे। ये सुधार भारत को अधिक शासन योग्य बनाने और ब्रिटिश आर्थिक हितों की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए थे। तो अब देखो इन्होंने सुधार तो करे, लेकिन इसमें क्या थे, अपने हित थे, आर्थिक अपने हित थे। सुधार तो इन्होंने किए, लेकिन ये क्या थे, अपने हित थे। नंबर 2, अब इन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिश सुधार ने विद्रोह के अंतर्निहित कारण जैसे आर्थिक असमानता, धार्मिक भेदभाव को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद भी इन्होंने जो आर्थिक असमानता थी समाज में, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगला नंबर 3, यद्यपि शासन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, परंतु अभी भी शासन ब्रिटेन से ही संचालित था। शासन में आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो 15 सदस्य कमीशन बना हुआ है, आयोग बना हुआ है सलाहकारी, तो वो भी किसका है, वो भी तो ब्रिटेन से ही है। तो लेकिन आपने हमें स्थानीय में तो पावर तो दी, लेकिन जो मुख्य पावर थी वो तो उन्हीं के पास है। स्थानीय निकाय स्वतंत्र नहीं थे, नंबर 4, स्थानीय निकाय स्वतंत्र नहीं थे, वे सरकार के विभागों की तरह ही कार्य करते थे, क्योंकि सरकार ने स्थानीय निकाय की गतिविधि पर सख्त नियंत्रण रखने का अधिकार बरकरार रखा था, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार का बहुत लाभ भारतीयों को नहीं मिला, क्योंकि नियंत्रण और अधिकार की स्थिति में आज भी ब्रिटिश हाथों में ही था, ब्रिटिश हाथों में ही था, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ। और इसके अलावा देखिए भारतीय जो सिपाही थे, नंबर 6, भारतीय सिपाही में अनुपात कम करने के लिए यूरोपीय सिपाही की संख्या बढ़ा दी। तो क्योंकि उसमें 1857 विद्रोह से इन्होंने सबक लिया और अपने जो सैनिक थे उनकी संख्या इन्होंने क्या कही, बढ़ा दी, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम समाज को बांटने के लिए बांटो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई। बस ये 6-7 पॉइंट इसकी आलोचना हो गई। तो इसके हम कह सकते हैं ब्रिटिश परिवर्तनों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे हड़प नीति का उन्मूलन, कुछ सीमित सहकारी सुधार। इसके अलावा देखिए स्थानीय स्तर पर इन्होंने थोड़ी शक्ति दी। इसके अलावा विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्होंने नई सरकारी नीति अपनाई, देश में प्रशासनिक संस्थानों को भी मजबूत किया। परंतु ये परिवर्तन भारतीय राष्ट्रवादी को संतुष्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे, और जिसे हम आगे के आंदोलन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य ये है, सुधार तो हुए, सुधार मैंने आपको बता दी भी कहां कहां हुए, लेकिन वास्तव में जो सुधार थे वो अंग्रेजों ने क्या काम किया, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सुधार किए। ठीक है, चलिए साहब, देखिए इसका शॉर्ट ये एक मैटर है 1857 का विद्रोह। 1857 की ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह की शुरुआत हुई, और सुअर और गोमांस के कारतूस के इस्तेमाल के कारण से विद्रोह की चिंगारी भड़की। गोमांस वाले कारतूस पर विद्रोह करने वाले सिपाही मंगल पांडे था। विद्रोह के बाद अंग्रेजी अपने सेना प्रशासनिक वित्तीय पुनर्निर्माण करना पड़ा। ठीक है, तो ये एक फोटो है। तो बाकी इसका देखिए शॉर्ट मैटर भी हमने दिया है। तो परिचय में देखिए 1857 का विद्रोह, राजनीतिक परिवर्तन हुए, उद्देश्य ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा साथ ही हम बात करें 18 सरकारी नीति या अधीनस्थ सेवा की नीति, प्रशासनिक नीति 1858 के शक्ति क्राउन हुआ, कंपनी और बोर्ड। ये मैंने देखिए बहुत बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट नोट्स बताए हैं कि 1800 भारत सरकार, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में अगर इस तरह से आंसर राइटिंग एक टॉपिक में एक यूनिट के वाइज करा रहा हो, देहरादून में कोई सी भी कोचिंग मुझे, या कहीं भी दिल्ली की कोचिंग, मैं एक विशेष का नाम नहीं ले रहा, कहीं भी मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, फोटो क्लिक करके भेज देना, निर्णायक सफलता यहाँ से आपको मिलने वाली है। बस अर्थ है आपको यहाँ के नोट्स बनाने हैं और इन्हें रट्टा फेरना है। ठीक है, समझा तो मैं रहा हूँ, लेकिन देखिए एक लिमिट तक ही समझ में आती है, लेकिन चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, टिप पे रहनी चाहिए। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1958, 1858 में शक्ति में ब्रिटिश क्राउन, कंपनी और नियंत्रण बोर्ड में 15 सदस्य भारत के थे, भारत सचिव शासन चलाता था, वायसराय कार्यकारी सदस्य। ये सब मैंने आपको बताया, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। प्रांतीय शासन की बात करें 1861 में अधिनियम, केंद्रीकरण शुरू। और याद रखना, आप जब भी आप कोचिंग करने जाएंगे ना भविष्य में, या फिर अभी तो जैसे बहुत सारे लोगों का तो प्रीलिम्स ही क्रैक हुआ, तो उनको तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। 1-2 साल बाद तो पता चलेगा कि सिलेबस क्या है। अच्छा इतनी यूनिट थी क्या? 1-2 साल बाद तो पता चलेगा। अच्छा साहब इतनी यूनिट थी। अच्छा साहब ये करना था, वो उसमें जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है ना, प्रीलिम्स में ज्यादा कंपटीशन रहता है, तो कोचिंग संस्थान क्या है, प्रीलिम्स में आपको फंसा कर रख देंगे, और बाद में पता चलेगा अरे ये तो 6 पेपर थे, अरे एक पेपर में जो है 20 यूनिट थी, अरे एक 20 यूनिट में लगभग 25 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब जो नए बच्चे हैं और जो डायरेक्ट इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, तो भाई उनको शुभकामनाएं। ठीक, यही आप देख लेना। अच्छा कोई बच्चा कोचिंग करेगा, आप पूछ लेना, 7-8 महीने में तो वो कराएंगे प्रीलिम्स, 8-1 साल में, और प्रीलिम्स 2 महीने में तैयार हो सकता है सेल्फ स्टडी से, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो और मेंस का था पता नहीं है, और मैं बोल सकता हूँ कोई भी कोचिंग है आप मुझे बता देना। ठीक है, चलिए साहब, प्रांतीय प्रशासन 1861 अधिनियम में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। और देखिए कोचिंग का हाल ये देख सकते हैं आप, एक जो बड़ी कोचिंग है, जिसे बड़ी कोचिंग कहते हैं कथित तौर पर। ठीक है, आपको पता है हिंदुस्तान की आईएएस की सबसे बड़ी कोचिंग, अब उसमें से आईएएस की परीक्षा में से हिंदी माध्यम के लगभग 20 रिजल्ट आए हैं, मान के चलिए आप। ठीक है, अब इसमें से एक साल में बच्चे उस कोचिंग में पढ़ते, मैं एक कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो 1000 कोचिंग है, उस कोचिंग पे जो सबसे बड़ी कोचिंग है 1 लाख एडमिशन लेता है, क्योंकि मैंने काम किया, मैं तो मुझे पता है। ठीक, 1 लाख एडमिशन लेता है। अब 1 साल वाला तो देगा नहीं बच्चा, जो 5 साल से, जो यहाँ पे 5 साल पहले से पढ़ रहा था कोचिंग में, यानी 5 लाख बच्चे हो गए। 5 लाख बच्चों में से 20 का नंबर आया है, और 20 वाले में ये कौन से हैं पता, ये वो हैं जो या तो जिनका बैकग्राउंड आईआईटी लेवल का है, जो इंजीनियर है, बस इन्होंने नाम के लिए ही हिंदी मीडियम रखा है, तो भाई उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 2-2 लाख रुपए कोचिंग के फूक रहे हैं बच्चे। तो इसलिए कोचिंग के जहाज से मैं जो है, एक बच्चा कह रहा था कल की साहब मैं जो है कोचिंग करूंगा, हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है 5-6 लाख रुपए फूके, उसके बाद में जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो कम की कीमत होती नहीं है, उन्हें पता है कि साहब बहुत महंगे है तो उसी कीमत होगी। चलिए साहब, विधान परिषदें स्थान है बम्बई की, मद्रास की, बंगाल की, बंगाल में स्थापित किया। 1870 में प्रांतीय सरकार पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा जो सेवाएं थी इसमें प्रांतीय प्रशासन में इनमें काम किया। ठीक है, ये विषय ने पावर दे दी। इसके अलावा जो राजस्व थे वो विभाजित होने लगे थे। स्थानीय पुलिस, ये मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, आलोचना इसकी देखिए क्या है,
कितने शानदार नोट्स हमने बना दिए हैं। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के कारण आर्थिक असमानता, धार्मिक भेद के लिए कुछ नहीं किया। शासन के स्वरूप में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ब्रिटेन का हिस्से ही शासन चला था। स्थानीय स्वतंत्र नहीं हुई। पावर हमें कुछ दी इन्होंने। सार्वजनिक सेवा का लाभ भारतीयों को नहीं था। भारतीय ब्रिटिश शासन को एजेंट कहलाते थे। भारतीयों को बाहर सिविल सेवा में उम्र 1878 में 19 वर्ष की गई। ठीक है। उच्च पदों पर प्रतिबंध था। तो ये सारे इसके क्या हो गए, ये निष्कर्ष है। सकारात्मक नीति थी, लेकिन ये जो है बाद में हम लिख सकते हैं सकारात्मक नीति तो थी, लेकिन कुछ हद तक थी और उनके हितों के लिए थी। ठीक है। अरे ये क्वेश्चन एक ही हो गई क्या? 1857 के पूर्व कंपनी के अधीन जितने भी सामाजिक, आर्थिक, सब प्रशासनिक परिवर्तन किए गए वे ब्रिटिशों के अधीन थे। उक्त के संदर्भ में कंपनी द्वारा लाई गई। अच्छा, ठीक है। लगभग ये क्वेश्चन दोनों एक से ही कर दिया हमने, इसको देखा नहीं। यदि यही है 1857 के पूर्व के अधीन जितने भी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक परिवर्तन किए गए वे सभी ब्रिटिश हितों में थे। इन लागू की गई नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये इसकी लैंग्वेज क्या है? हाँ, नवीन चरणों की लगभग लगभग क्वेश्चन दोनों सेम ही होगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ा अंतर है तो कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे तो बात कर लेना इसमें। चलिए, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए हैं वो इसमें देख लेंगे। क्वेश्चन चेंज है ये। ठीक है। देखिए 1858 के पूर्व कंपनी के अधीन जितने भी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए वो ब्रिटिश हितों से संबंधित है। उक्त संदर्भित करते हुए कंपनी के द्वारा भारत में लागू की गई नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। उत्तर की रूपरेखा भाई, 1858 के पूर्व कंपनी के अधीन हुए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये हमने पृष्ठभूमि बताएंगे। तो इसमें देखिए क्या है। देखिए, एक तो इंट्रोडक्शन लिखिए, फटाफट पेन से लिख लीजिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात बक्सर के कोचिंग आप देखेंगे ना, कोचिंग में जाकर के जो है एक साल बाद तो पता चलता है आंसर राइटिंग लिखनी कैसे है। ठीक है। बक्सर के युद्ध के पश्चात और 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने प्रभुत्व स्थापित करने एवं अत्यंत लाभ अर्जित करने अत्यधिक लाभ अर्जित करने हेतु शोषणकारी नीति लागू की गई ठीक है। तथा दूसरी ओर भारतीय जनता और राजा का विश्वास जीतने हेतु सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन की आती है, सामाजिक में है। ठीक है क्वेश्चन उसी की तरह, लेकिन चूंकि आपको पता है जब हम सिलेबस कवर कर रहे हैं एक पक्ष हमें नहीं छोड़ना है। तो देखिए सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। तो शिक्षा समाज में क्या किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, 1 साल के। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए। विभिन्न परंपराओं एवं कुरीतियों को समाप्त किया गया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अधिनियम 17 के माध्यम से सती प्रथा को निषेध कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में महिला वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। कुरीति यानी कि देखिए कितना ये सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया। ये तो हम कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आप सोचिए कि सती प्रथा क्या थी कि सती प्रथा मतलब कि मान लीजिए किसी का जो पति है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और डेथ होने के बाद में उसको चिता को जलाया जाता है। तो उनको नशा दे करके महिलाओं को
जो विधवा महिला है उनको उनके चिता में ही डाल दिया जाता था। अब मतलब कितना दर्दनाक होता होगा, जिंदा जला रहे हैं। अच्छा मेरे अब ये तो सही है सती प्रथा, अब ये भी तो होना चाहिए था पति प्रथा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब पत्नी मरती होगी, जब उसकी चिता में फिर पति को फेंक देना चाहिए था। अच्छा ऐसा भी तो होना चाहिए था सिस्टम, तो ऐसा नहीं था। ये विलियम बेंटिंक ने जब देखा है तो बड़ा हैरान हुआ, तो उसने अधिनियम 17 के माध्यम से उसको समाप्त किया। हालांकि अब देखिए अब तो समाज इतना बदल गया है, अब सती प्रथा तो छोड़िए, अब तो सीधे जो है आपको पता ही है, सूचना मिल रही है लगातार कि किसी को फ्रिज में बंद, किसी को फ्रिज में फिट कर दिया, किसी को अलमारी में फिट कर दिया और किसी को कहा, तो अब तो समाज बहुत आगे चला गया, ठीक है ना। अब तो आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण एक बड़े बड़े पैमाने पर हो गया है, और यहाँ तक पहुंच गया है कि आप सुनने को मिलता ही है कि उसको उसके 125 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए, ठीक है, तो अब सती प्रथा नहीं चलने वाला, ठीक है ना। अब समाज में क्या है, व्यापक परिवर्तन आ चुका है, सती प्रथा के जमाने चले गए, ठीक है। आने वाले समय में देखना पुरुष आयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और पुरुष आयोग आंदोलन इस बात पर होंगे, पुरुषों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, देख लो, ठीक है, चलो सर। तो इसमें हमने क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 17 के माध्यम से सती प्रथा को निषेध कर दिया, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास किया गया, ठीक है। और जो विधवा है उनकी दोबारा शादी हो सकती है, लेकिन समाज में आज भी आप देखते होंगे जो विधवा है उनकी अगर दोबारा शादी होती है तो क्या है, एक हीन भावना से देखा जाता है, जबकि मर्द कितनी शादी कर सकते हैं। तो ऐसा ये समाज में बहुत पहले से चलता रहा, लेकिन अब ये चीजें सुधर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा लड़की और लड़कियों की जो आयु है उसे कम कर दी गई, मतलब जो आयु है शादी की उसको बढ़ा दी गई। पहले क्या था कि बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे, ठीक है, तो पहले ये होता था। चलिए, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। तो आर्थिक क्षेत्र में जो साथी सुधार हुआ, देखते हैं आप, आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, नंबर एक, भारत में उद्योगों का मशीनीकरण किया गया, आधुनिक उद्योगों का विकास किया गया। तो उद्योगों का क्या किया गया, मशीनीकरण किया गया, मशीनीकरण, ठीक है। नंबर दो, यातायात और संचार, जो थे संचार थे उनको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। नंबर तीन, जहाज का प्रयोग किया गया नदियों में। नंबर चार, सड़कों का निर्माण किया गया। नंबर पांच, रेलवे का प्रयोग और विकास किया गया, ठीक है। नंबर छह, आधुनिक डाक और टेलीग्राम प्रणाली का प्रयोग किया गया, ठीक है। वो इस तरह से 6 पॉइंट आप लिखे हैं, बहुत है बस। अब देखिए प्रशासनिक क्षेत्र में, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कुछ नए बिंदु हैं इसमें प्रशासनिक क्षेत्र में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से क्या गया, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के दिशा में पहला बार प्रयास किया गया, ठीक है। इसके तहत कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी सरकार का कंपनी का शासन पर अधिक सशक्त हो गया, ठीक है। 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट याद पढ़ लेना, ठीक। तो इसके बाद में यहाँ इतने करे गए थे। इनका नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि आलोचना करनी है। नंबर एक, इन नीतियों का भारतीय जनमानस पर सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव अधिक हुआ, जैसे जो ब्रिटिश नकदी फसल के उत्पादन के उन्मुख हुए, परंतु कृषि के व्यावसायिकरण के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि इसका मुख्य अंश जमींदार और बिचौलियों को प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ, कृषि के जब व्यावसायिकरण हुआ उसका लाभ किसान को नहीं हुआ, वो जमींदार को हुआ या फिर अंग्रेजों को हुआ। नंबर तीन, जो राजस्व थी, भू राजस्व थी, उसकी राशि बहुत अधिक थी, तो जब अधिक थी तो किसान क्या हुए, भुखमरी की पैदा हुई स्थिति, ठीक है, अकाल पड़ने लगा। इसके अलावा सामाजिक परंपरा में हस्तक्षेप के कारण भारतीय संस्कृति और समाज की प्रभुता को अस्तित्व की चोट पहुंची। भले ही वो सती प्रथा का अंत कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे प्रथा थी ना, तो जब उस टाइम पर ये प्रथा थी तो उस समय के लिए तो जो अंग्रेज हैं वो तो कहेंगे कि साहब ये जो लोकल भारतीय हैं वो तो कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आध पॉइंट और देखिए, यातायात की सुविधा के कारण भारत में धन का बहिर्गमन और राष्ट्रीय आंदोलन के दबाने में अत्यंत सफलता मिली, ठीक है। तो ये वास्तव में प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य भारत में कंपनी के शासन को अधिक मजबूत बनाना था, ठीक है। यह निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तन तो किए, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ करने में सफल हुए, और भारतीय जनमानस को इसका सीमित प्रभाव हुआ, ठीक है। देखिए साथियों, इसका जो है आप ये लगा सकते हैं परिचय मैंने आपको बताया, इसके सामाजिक क्षेत्र में सुधार, ठीक है,
ब्रिटिश शासन ने शिक्षा का ज्यादा हुआ, 1 लाख रुपए दिए, नारी सशक्तिकरण का प्रयास, परंपराओं की समाप्त, बेंटिंग, ये पेंटिंग मत लिख लेना, ये बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग, ठीक है, कभी पेंटिंग समझ लो इसे, ठीक है ना। ये वायसराय का नाम है, सती प्रथा का निषेध करा, विधवा पुनर्विवाह की बात की। तो ये मैंने आपको देखिए शॉर्ट नोट्स में दिए हैं, जो भी ऊपर मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स में दिए हैं, इसको फटाफट आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना करके इसके आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी जिनके बच्चों के प्रीलिम्स अच्छे नहीं हुए हैं तो उनको शुभकामनाएं, क्योंकि आपके नसीब में लोअर पीसेस नहीं है, आपके नसीब में अपर पीसेस है। तो 1 घंटा आप इसके लिए मेहनत कीजिए मेंस के लिए, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स में और मेहनत करिए, कहाँ गलत कमी आ रही है उसे देखिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन रट कर फेंक दीजिए। तो ये जो है कुल मिला के आपको करना है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें हम कल ही करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और डेली आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए समय बहुत जल्दी गुजरता है। अब देखिए आप इसमें देखिए लगभग हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अभी स्टार्ट किया, हमने मॉडर्न हिस्ट्री 3-4 दिन हुए हैं, और 12 सवाल हमने इसके कर दिए पूरे, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे हम 25 सवाल करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। अब मुझे आप बता दो इस कंटेंट से बाहर क्या आ जाएगा मेंस में, या जो पका हुआ चावल होगा, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, वो बता देगा बच्चा, ठीक है, कि इससे कंटेंट से क्या बाहर आएगा, और मुझे बता देना सर ये बाहर आएगा। पॉलिटी में आपने पढ़ लिया 10 यूनिट, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बताओ इससे बाहर क्या आएगा। कोचिंग संस्थान क्या करेंगे, वो दो दो एक एक वो प्रीलिम्स का पढ़ाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में। ज्यादातर उत्तराखंड में तो यही हाल है, और बाकी दिल्ली में तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ कुछ कोचिंग जो है करा सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट आप देख सकते हैं कितने हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे